हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक आज बहुत ही अच्छी खासी वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। क्या आपको भी सेल साइकिल बार बार भूल जाते हैं? सेल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन कैसे होता है, कौन से फेज में क्या होता है, तो ये सब सारे कन्फ्यूजन क्या है आपके, बार बार भूल जाते हैं? अब की बार पढ़े अगले साल नेक्स्ट ईयर में भूल जाते हैं। तो अगर ये सब आपके पास भी प्रॉब्लम है या दिक्कतें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब ये वीडियो देखने के बाद आप ज़िंदगी में भी ये सेल साइकिल भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि और वो एग्जांपल ऐसे होंगे जो आपको हर मोड़, हर रास्ते, हर चौराहे, सब जगह मिलेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो इसे लास्ट तक आप देखते रहिए। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल। लेकिन सेल साइकिल को समझने से पहले सेल डिवीज़न जान लेते हैं कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो सेल डिवीज़न, जिसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है और ये एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियन, तो इसे हम बोलते हैं मदर सेल और इसे बोलते हैं डॉटर सेल। तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और बता देते हैं कि इसे मदर सेल बोलते हैं और इसे डॉटर सेल बोलते हैं। तो अब ये बताइए कि इसे हम जैसे मदर सेल बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि मदर जो ही होती है वही क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब बच्चा जैसे यहाँ पर लिखा गया डॉटर सेल, क्या लिखा गया, डॉटर सेल। यहाँ पर सन सेल क्यों नहीं लिखा गया, उसको पुत्र भी लिख देना चाहिए। जैसे दो डिवाइड हुई तो एक को पुत्र मान लेना चाहिए, डॉटर। या हर बार केवल डाटा ही सेल आती है? तो नहीं, क्योंकि आप लोगों का इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो आप लोग एक बात ये बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो मदर सेल है ये डिवाइड करके दो डाटर सेल का डिवाइड बन गई। लेकिन यही जब डाटा सेल जब डेवलप होंगी तो ये, क्योंकि इनको भी डिवीज़न करना है, तो मदर ही क्या करती है, बच्चे को रिप्रोड्यूस करती है। तो बच्चे को कौन जन्म देती है, माँ ही जन्म देती है। तो अब यहाँ पर अगर सन कह देते हैं तो सन तो यहाँ पर डिवीज़न करता नहीं, क्योंकि बच्चे जो लड़के होते हैं लड़कियों के थोड़े बच्चे होते हैं, क्योंकि जो लेडी यानी जो लड़कियाँ होती हैं उन्हीं के बच्चे होते हैं। तो इसीलिए इसे भी अब ये यहाँ पर जब डेवलप हो जाएगी तो इसे मदर सेल कहा जाएगा और फिर इसको डॉटर सेल कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपको मदर सेल कोई कहे तो ये डॉटर सेल क्यों इसे कहा गया, सन सेल क्यों नहीं कहा गया, तो ये आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न इसी को आगे करना है तो मदर इसी को बनना है, इसीलिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक सेल से दो सेल के फार्मेशन के बीच में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम सेल साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सेल साइकिल में बस इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्टेप, माने एक सेल कैसे दो इस सेल में डिवाइड करती है, उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सारी घटनाओं को हम जानने के लिए सेल साइकिल पढ़ते हैं। तो सेल साइकिल, अब ये जो सेल डिवीज़न है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीज़न जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये सेल डिवीज़न अगर एक यूनिसेलुलर में हो रहा है, यानी जो एक कोश के जीव होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, उसके नंबर इंक्रीज होते हैं, यानी उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन अगर यही मल्टी सेलुलर में होते हैं तो उसमें उसका सेल यानी जो सेल नंबर है वो इंक्रीज होता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज होता है, यानी उसका साइज बढ़ता है, ग्रोथ होती है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और अगर जर्म सेल में डिवीज़न होता है तो वो अपने आप को भी यानी अपनी भी पॉपुलेशन को ही इंक्रीज करता है। अब जर्म सेल क्या होते हैं ये और सोमैटिक सेल क्या होते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। सोमैटिक सेल यानी हमारी बॉडी की जितनी भी शरीर की कोशिकाएं हैं ये, और जो जर्म सेल है यानी जो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी वो सेल को हम जर्म सेल बोलते हैं। तो सेल डिवीज़न जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि सेल डिवीज़न एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे सेल में कुछ ऐसी भी सेल पाई जाती हैं जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, यानी जब डेवलप हो रहा है बच्चा तभी होता है, उसके बाद में एक स्टेज के बाद वो डिवीज़न करना बंद कर देती हैं। वो ऐसी कौन सी सेल हैं, तो जो हमारे अंदर की जो मस्तिष्क में उपस्थित जो न्यूरॉन होते हैं उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोमेयर नहीं पाया जाता है, इसीलिए सेल डिवीज़न नहीं होता है। अब सेंट्रोमेयर का क्या इंपॉर्टेंस है सेल डिवीज़न में, अभी हम आपको जब सेल साइकिल पढ़ाएंगे प्रोफेज मेटाफेज, तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेंट्रोसोम का, क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वही
क्रोमोसोम के नंबर को बंटवारा करने में मदद करता है। तो ये हमारे शरीर में एक ऐसी सेल है जिसमें क्रोमोसोम नंबर और सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता है। और फिर दूसरी बात आती है कि ऐसा कौन सा आर्गन है जिसमें हाई माने लेवल का सेल डिवीज़न पाया जाता है, तो वो है लीवर। क्या है? लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर लीवर का कोई भी पार्ट अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो बहुत जल्द ही क्या कर लेता है, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो सेल डिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस सेल डिवीज़न के बीच में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके लिए कौन सी, और अब ये क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर एक कोई क्रमिक घटनाएं चलती हैं और बार बार वही घटनाएं होती हैं, तो इसीलिए उसे हम सेल साइकिल बोल देते हैं। तो सेल साइकिल को जो सर्वप्रथम एक हार्वर्ड एंड पेल का नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1953 ईस्वी में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, सेल साइकिल के बारे में बताया कि सेल साइकिल क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल की डिफिनीशन क्या होती है। तो द इंटायर सीक्वेंस एंड इवेंट हैपनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ वन न्यूक्लियर डिवीजन टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, माने वह सभी क्रमिक घटनाएं जो एक न्यूक्लियर डिवीजन के समाप्त होने के बाद फिर अगले न्यूक्लियर डिवीजन के लिए स्टार्ट होने की जो जितनी भी प्रोसेस हैं, वहाँ तक की प्रक्रिया को हम सेल साइकिल कहते हैं। माने एक न्यूक्लियर डिवीजन स्टॉप हो रहा है और फिर दूसरा स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ तक की जो प्रक्रिया है उसे हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल साइकिल को दो भागों में बांटा गया है, इंटरफेज और एक यम फेज। यम फेज को मेटाफेज भी, मेटोटिक फेज भी बोलते हैं, और इस मेटोटिक फेज को हम फेज ऑफ डिवीजन कहते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है वो इतने में ही होता है। अब ये जो इंटरफेज होता है ये बहुत लॉन्गेस्ट प्रक्रिया होती है पूरे सेल साइकिल की, क्योंकि इसी में क्रोमोसोम यानी जो डिवीज़न है, डीएनए का रेप्लिकेशन और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको बढ़ना है, तो ये सब सारी जो प्रोसेस हैं वो इसी के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो इसीलिए सेल साइकिल जो सेल है अपने आप को ग्रो करती है, बढ़ाती है, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं इसी के अंदर होती हैं। इसीलिए ये बहुत लंबा हो जाता है, और यम फेज में बस क्रोमोसोम का बंटवारा होना रहता है, इसीलिए पूरे सेल साइकिल में ये केवल 1 घंटा होती है, और इसे फेज ऑफ डिवीज़न भी कहते हैं। और इसको दो भागों में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर बात आती है इंटरफेज। अब इंटरफेज को 3 भागों में बांटा गया, G1, S और G2। तो जो G1 है, अगर हम एक सेल साइकिल बना कर देखें कि सेल साइकिल किस तरह होती है, तो अगर उसे एक साइकिल के रूप में प्रदर्शित करना चाहे तो कुछ इस तरह बनाएंगे। समझ लो ये एक सेल है, सेल की साइकिल तो कुछ इस तरह चलेगी। ये से मान लेते हैं G1, S, G2, और इससे मान लेते हैं यम फेज। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो यम फेज है, और यहाँ अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है वो इंटरफेज होती है। ये है आपका इंटरफेज। तो ये जो अब कुछ सेल साइकिल अगर बनाने को आ जाए तो सेल साइकिल ऐसे आप बनाकर समझा सकते हैं, और यही जो बात लिखी है यहाँ पर, ये बात को आप यहाँ पर कामा लगाकर बता सकते हैं कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है और यम में क्या होता है। तो सेल साइकिल को अगर बनाया जाए तो इस तरह कुछ बनेगी। G1 जो होता है, ये जो होता है यस फेज से पहले प्रेजेंट होता है। क्या होता है? यस फेज से पहले प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर यस फेज से पहले दिखाया गया है, ये प्रेजेंट होता है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, क्योंकि जो जितने भी एसेंशियल प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन में भाग लेने वाले हैं और सेल माने ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करने वाले हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हैं वो कहाँ पर, यहीं पर आकर बनेंगी। तो इसीलिए ये फेज जो अगर इंटर फेज में देखा जाए तो सबसे बड़ा फेज G1 होता है, और अगर पूरे सेल साइकिल में अगर देखा जाए तो इंटर फेज, और अगर इंटर फेज में देखा जाए तो G1 फेज सबसे बड़ा होता है।
क्योंकि इसी में मैक्सिमम सेल साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इस यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है, अब यस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी कहते हैं डीएनए का, क्योंकि इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जो डीएनए है और जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ यस फेज में वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा काम ये होता है कि डीएनए अमाउंट इसमें डबल होता है। जो डीएनए होता है अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। क्योंकि अब क्रोमोसोम जैसे हम अगर क्रोमोसोम और डीएनए देखें कि क्या होता है, तो अगर ये समझ लो ये क्रोमोसोम है और इसी के अंदर ये डीएनए वो प्रेजेंट है। और अगर हम क्या करते हैं, और ये केवल ये होता है, समझ लो ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जब कंडेंस होगा और डीएनए उसमें होंगे तो केवल यही अमाउंट इतना क्या होता है, डबल होता है। और क्रोमोसोम एक ही रहता है। क्या होता है, क्रोमोसोम समझ लो यहाँ पर एक दिखाया गया है तो क्रोमोसोम इसे एक ही बोलेंगे। और यहाँ पर क्रोमोसोम जब आगे हम जब फेज पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ इस तरह बन जाते हैं, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं। और ये जो डीएनए है, डीएनए का क्या हो गया, और अमाउंट डबल हो गया। बस वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और फिर ये क्या होगा, एक इधर बन जाएगा और इसे दो क्रोमेटिड ऐसे इस तरह के बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम एक था, यहाँ पर क्रोमोसोम दो है। क्रोमोसोम यहाँ पर भी एक है। बस क्या है, इसमें डीएनए का अमाउंट जो है ये क्या है, ज़्यादा है और इसमें कम है। क्योंकि ये सिंथेटिक फेज में था तो ये अपना जब अमाउंट डबल करेगा तभी डिवाइड करेगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे और दो सिस्टर क्रोमेटिड बनाकर फिर वो क्या कर देंगे, डिवाइड हो जाएंगे और दो क्रोमोसोम बन जाएंगे। अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम नंबर गिनना हो या चेक करना हो तो आप सेंट्रोमेयर देखकर पता कर सकते हैं कि कितने क्रोमोसोम हैं। तो अब फिर बात आती है G2 फेज की। तो ये जो होता है ये यस और यम के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अगर डुप्लीकेट यानी डबल नहीं हुए हैं या उनमें कुछ कमी रह गई है या सेल, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे अमाउंट को सेल क्या करती है, डबल करके और पूरा यहाँ पर क्या कर लेती है, अपने आप को फिर चेक करती है कि पूरे सेल ऑर्गेनल्स या जो सिस्टम है वो सही ढंग से कंप्लीट हुए हैं कि नहीं कंप्लीट हुए हैं। अगर नहीं कंप्लीट हुए तो इसमें वो क्या करती है, पूरा करके, और जैसे ये G2 फेज कंप्लीट होती है वैसे सेल जो है यम फेज के लिए चली जाती है। और यम फेज में क्या होता है, इसे फेज ऑफ डिवीजन भी कहते हैं। और इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब, अगर आपको कैरियो शब्द कहीं भी दिखाई दे दे तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ पर न्यूक्लियस की बात हो, न्यूक्लियस के डिवीजन की बात हो रही है। अगर काइनेसिस लगा हो तब, और अगर खाली कैरियो लिखा हो, अगर और कुछ लिखा हो तो ये समझ जाइए कि कैरियो से, न्यूक्लियस से संबंधित बात है। और अगर काइनेसिस शब्द लगा हो तो वहाँ पर ये जान लीजिए कि कटने पिटने और ये सब होने की बात हो रही है। और साइटोकाइनेसिस, साइटो माने सेल और काइनेसिस माने डिवीजन या कटना, सेल का कटना बटना कुछ भी कह सकते हो साइटोकाइनेसिस में। तो एक सेल क्या करती है, दो सेल में डिवाइड हो जाती है जब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, उसके बाद की वो प्रोसेस है। तो अब कैरियोकाइनेसिस को हम बांटते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये जितने नाम है आप याद कर लीजिएगा। और हम अगली वीडियो में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या होता है और इसे कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा बताएंगे कि इसे आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और और उसमें हम जानेंगे कि कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। और आगे हम प्रोफेज में, अगर आप लोगों ने जिसे ये केवल पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम का प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एक इक्वेटर पर आकर बाइंड होते हैं, तो ये सब कैसे होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे। कंडेंसेशन होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, मेटाफेज माने मेटाफेज में इक्वेटर पर ही क्यों आते हैं, बीच में कैसे अरेंज होते हैं, एनाफेज में कैसे रिपल होते हैं, दूर जाते हैं, तो उसके बीच में कौन से प्रोटीन ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में खूब अच्छे से। अगर आपको तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कौन कौन सी प्रोसेस किस तरह हो रही है, उसमें कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो वो हम खूब डिटेल में जाकर इसे हम बात करेंगे और उसे समझेंगे अच्छे से और कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा उसे हम याद भी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि वो भी जान जाएं
कि सेल साइकिल क्या है, कैसे होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।